हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कॉमर्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जैसे कि एमकॉम एंट्रेंस, बीकॉम एंट्रेंस, यूजीसी नेट, जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी। हमारा आज का टॉपिक है मांग का नियम, रूल ऑफ डिमांड। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाना चाहिए जो निश्चित कीमत प्रक्रिया से की जाती है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है, यह कथन प्रोफेसर जे.एस. मिल द्वारा दिया गया है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व वस्तु की उपयोगिता, वस्तु की कीमत तथा आय स्तर को माना गया है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पादन प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है या कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर है, उत्पादन प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्रियात्मक क्षेत्र को माना गया है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मांग वक्र दाएं नीचे की ओर क्यों झुकती है? तो इसका आंसर है, प्रतिस्थापन प्रभाव या आय प्रभाव के कारण। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राफ में उपभोक्ता की बचत का क्षेत्र कहाँ प्रदर्शित किया जाता है, यह कहाँ दिखाया जाता है? तो इसका आंसर है, मांग वक्र के नीचे तथा मूल्य रेखा के ऊपर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ रहता है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है, यह कथन प्रोफेसर मार्शल का है, यानी मार्शल द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कीमत प्रभाव का समीकरण क्या है? तो इसका आंसर है, कीमत प्रभाव का समीकरण है, कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्युत्पन्न मांग क्या प्रदर्शित करता है? व्युत्पन्न मांग क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है, व्युत्पन्न मांग एक उत्पादन के साधनों की मांग को प्रदर्शित करता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब मांग का नियम क्रियाशील होता है तब मांग वक्र में परिवर्तन कैसा होता है या कैसा परिवर्तन देखने को मिलता है? तो इसका आंसर है, मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ दिखता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पर्याप्त क्रय शक्ति के आधार पर किराए की इच्छा और सामग्री क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है, मांग की व्याख्या को प्रदर्शित करता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब दाम बढ़ता है तो कुछ चीज़ों की मांग भी बढ़ जाती है, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है, इस घटना को ग्रिफिन का विरुद्ध मत के नाम से जाना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग की लोच कैसी होती है? तो इसका आंसर है, घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग की लोच ऋणात्मक होती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि मांग की आय लोच इकाई से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, उसे
विलासिता की वस्तु कहा जाता है या विलासिता की वस्तु माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब दो वस्तुओं के बीच मांग के मूल्य की आड़ी लोच शून्य हो तब ऐसी वस्तु क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है, ऐसी वस्तु को स्वतंत्र वस्तु माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि होने से उसकी मांग में केवल 10% कमी होती है तो ऐसी मांग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, ऐसी मांग को बेलोचदार मांग कहा जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समयावधि जितनी दीर्घ होगी या जितनी लंबी होगी, पूर्ति की लोच उसके आधार पर कैसी होगी? तो इसका आंसर है, समयावधि जितनी लंबी होगी, पूर्ति की लोच भी उससे अधिक होगी, यानी अधिक मात्रा में लोचदार होगी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच कैसी होती है? तो इसका आंसर है, धनी व्यक्तियों के लिए मांग की जो लोच होती है वो होती है बेलोचदार मांग। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत के लिए मांग अर्थात बिजली के लिए मांग की लोच कैसी होती है? तो इसका आंसर है, विद्युत के लिए की गई मांग कम लोचदार होती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पादन के एक घटक के लिए आर्थिक किराया अर्जित करना कब असंभव होता है? तो इसका आंसर है, पूर्ण लोचदार मांग होती है तब यह असंभव माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसके मूल्य परिवर्तन के अनुपात में होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, इसे इकाई लोच के नाम से जाना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मांग की आड़ी लोच का विचार किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो इसका आंसर है, मांग की आड़ी लोच का विचार प्रोफेसर मूर ने दिया था। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाजार में विक्रेता पर कर भार का सबसे अधिक प्रभाव कब पड़ेगा या कब पड़ता है? तो इसका आंसर है, जब वस्तु की मांग लोचपूर्ण हो तथा पूर्ति लोच रहित हो तब सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मांग की आय लोच का सूत्र क्या है या उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो इसका आंसर है, मांग की आय लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन आय में प्रतिशत परिवर्तन से दर्शाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अति अधिकार में मूल्य निर्धारण में प्रबल भूमिका किसकी होती है? तो इसका आंसर है, अति अधिकार में मूल्य निर्धारण में प्रबल भूमिका मांग की होती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रिफिन पदार्थ की मांग एवं कीमत में कैसा संबंध होता है? तो इसका आंसर है, ग्रिफिन पदार्थ की मांग एवं कीमत में सीधा संबंध पाया जाता है, यानी कि सीधा संबंध होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपभोक्ता की तटस्थता वक्र का ढाल कैसा होता है? तो इसका आंसर है, उपभोक्ता की तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, जो कि इसे प्रभावी बनाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वक्र
यू आकृति का नहीं होता है? कौन सा वक्र यू आकृति का नहीं होता है? तो इसका आंसर है FC वक्र जो होता है वह यू आकृति से अलग मान्य होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुल लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर क्या दर्शाता है या क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है कुल परिवर्तनशील लागतों को प्रदर्शित करता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लागतों के आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत आवश्यक परिवर्तन लागत वक्र कैसा होता है? तो इसका आंसर है यू आकृति का होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पादन की अंतिम इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि हुई होती है या जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे सीमांत लागत कहते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। धन्यवाद।